Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Today we'll discuss the next topic in BLI 223. ठीक है, 223 में हमने अभी तक जितने टॉपिक इंडेक्सिंग में हम थे, आपका इंडेक्सिंग ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3 का फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया था। ब्लॉक 3 का नेक्स्ट यूनिट जो सेकेंड यूनिट है ब्लॉक 3 का ओवरऑल है वो यूनिट 10। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और वो है इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा था कि इंडेक्सिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है। ठीक है, उसकी कौन कौन सी मेथड्स थी, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यूनिट 10 इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस। इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस में हम लोग इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस क्या होती है उसका मीनिंग, नेचुरल लैंग्वेज से इंडेक्सिंग लैंग्वेज कैसे अलग है वो पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं। देन वोकेबलरी कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। देन इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस कुछ होती है, उन लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देन जो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है उनके बारे में भी हम थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है। ठीक है, उसमें फाइलिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज है क्या। ठीक है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं होती है। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ा होगा जहाँ पे कोड्स होते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग लैंग्वेज उनकी तरह नहीं होती है। वो नेचुरल लैंग्वेज से मिलती जुलती होती है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखी हुई होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज made up of expression connecting several kernel term and adapted to the requirement of the indexing। ठीक है, वो कुछ शब्दों को मिला के उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, और उनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो इंडेक्सिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट कर लें। और ये क्या होती है, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, इसको लोग यूज नहीं करते हैं, बोलने में यूज नहीं करते हैं। The function of an indexing language is to do whatever a natural language does, and in addition, organize the semantic content through a different expression, providing a point of access to the seeker of information। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का काम क्या होता है, ये इस लैंग्वेज का काम वही होता है जो एक नेचुरल लैंग्वेज का काम होता है, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, और उसके बाद अ, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर ऐसे टर्म्स जो इंफॉर्मेशन सीकर्स होते हैं, यानी जो सर्च करने सर्चर होते हैं, जो ब्राउज करते हैं कैटलॉग को, वो कौन से टर्म्स का यूज करते हैं, उस तरह के टर्म्स इंडेक्सिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। An indexing language is a system for naming subject and has controlled vocabulary। ठीक है, जो सब्जेक्ट होते हैं उसको नाम दिए जाते हैं इंडेक्सिंग लैंग्वेज में, और इसमें क्या होता है, इसकी जो वोकेबलरी है वो कंट्रोल्ड होती है। द वोकेबलरी एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेज में बी वर्बल और कोडेड। ठीक है, वोकेबलरी, इसकी वोकेबलरी क्या होती है, वर्बल भी हो सकती है और कोडेड भी हो सकती है। A classification scheme uses coded vocabulary in the form of a notation and authority list uses verbal vocabulary।
जो क्लासिफिकेशन स्कीम होती है उसमें किसी भी टर्म को, किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, नोटेशन यूज किए जाते हैं। जैसे डीडीसी के अंदर डीडीसी के नंबर होते हैं, सीसी के अंदर उसके अलग नंबर होते हैं, एलसी के अंदर उसके अलग नंबर होते हैं, लेकिन वो नंबर क्या करते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। उस सब्जेक्ट उन नंबर्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर वोकेबलरी कैसी हुई, वो कोडेड वोकेबलरी हुई। लेकिन जो ऑथोरिटी लिस्ट होती है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, उसमें किस तरह की वोकेबलरी यूज की जाती है, उसमें वर्बल वोकेबलरी होती है। मतलब जो टर्म्स हम यूज करते हैं वही टर्म्स उसके अंदर होते हैं। It is a prerequisite to understand the feature of the language used for representation of the subject content of the document in terms of their linguistic structure and function for the purpose of studying the structure of indexing language. तो किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है, ठीक है, तो हमें क्या समझना होगा, उसकी ग्रामर को समझना होगा, उसका स्ट्रक्चर को समझना होगा, उसका उस लैंग्वेज को क्यों यूज किया जाता है वो समझना होगा। वैसे ही इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस में भी है। Thus there are areas of linguistics which are common interest to the information scientist. A language is a code through which message are transmitted. लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक ऐसा कोड होता है जिसके द्वारा हम कोई भी मैसेज, ठीक है, या कोई भी विचार जो होता है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से किसी ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं। इट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम बेस्ड ऑन एन एसोसिएशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, एक ऐसा मीडियम होता है जो थॉट्स और आइडियाज को कैरी करता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक ऑल स्पोकन लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी जितनी भी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है उसकी वोकेबलरी, दूसरा होता है सिंटेक्स और तीसरा होता है उसकी सिमेंटिक्स। वोकेबलरी क्या होता है, वोकेबलरी लिस्ट ऑफ टर्म्स होता है। इट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स और वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है और वो रूल होता है जिसके तहत कोई भी सेंटेंस बनाए जाते हैं या फिर कोई भी टर्म किसी भी पर्टिकुलर जगह पे सेट किया जाता है। ठीक है, और सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ व्हाट मीनिंग इज एंड हाउ इट ऑपरेट्स। ठीक है, तो किसी भी टर्म की क्या मीनिंग हो रही है और वो मीनिंग कैसे काम करती है, ये सिमेंटिक्स में आता है। इट इज इन अदर वर्ड सिमेंटिक स्टडीज हाउ मीनिंग इज स्ट्रक्चर्ड, एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड इन द यूज ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, कि किसी भी टर्म की मीनिंग क्या होगी, उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा और उसे कैसे समझा जाएगा। जैसे हमने उस दिन बात की थी, ठीक है, कि अलग अलग टर्म सेम ही है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है। कई बार केवल एक कॉमा बदलने से पूरे सेंटेंस की मीनिंग भी बदल जाती है। ठीक है, सो सिंटेक्स इज यूज्ड टू रिजॉल्व वर्ड मीनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यानी उस वर्ड की मीनिंग किस आधार पे चूज की जाती है, कॉन्टेक्स्ट के आधार पे चूज की जाती है कि किस संदर्भ में हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं। एक ही शब्द के अगर हम 10 संदर्भ में यूज करेंगे तो उसका मीनिंग दसों जगह हो सकता है अलग अलग हो जाए। Information systems are connected with the communication of information about the document to the potential user of those document। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम यूजर्स को किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिससे वो उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन हम देते हैं। The means of communication are the subject indexing languages और simply unindexing languages। अब अगर हम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन साइंस में बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन साइंस में हम यूजर को उसके रिलेटेड
उससे कंसर्न जो सब्जेक्ट होते हैं या उसकी ज़रूरत के जो सब्जेक्ट होते हैं उस तक हम कैसे पहुंचाएंगे, तो वहाँ जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, वहाँ पे इंडेक्सिंग लैंग्वेज होती है। तो इंडेक्सिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम किसी भी यूज़र को उसके डॉक्यूमेंट तक पहुंचा सकते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज मेड अप ऑफ expression connecting several kernel terms or notation. The function of an indexing language is to do whatever natural language does, and in addition organize the semantic content through a different expression, providing a point of access to the seeker of information. ठीक है, तो यह सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि नेचुरल लैंग्वेज का भी ये काम करती है, उसके साथ साथ ये टर्म्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है कि यूजर उसको एक्सेस कर पाए। थीसरस is ready-made list of subject headings and classification schemes are example of subject indexing language. thesaurus को अगर देख लें या फिर classification schemes को देख लें तो ये सब क्या होते हैं, ये subject indexing languages का ही पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कोड्स एंड देयर एडमिसिबल एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज इन स्पीच एंड इन राइटिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज का यूज हम कब करते हैं, स्पीच में करते हैं और राइटिंग में करते हैं, जबकि इंडेक्सिंग लैंग्वेज का यूज हम कब करते हैं, इंडेक्सिंग लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट सर्च की जो क्वेरीज आती है उसमें करते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तब हम करते हैं। ठीक है, a natural language is natural in the sense it grows freely the lips of human being totally free from any control whatever। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज बिल्कुल नेचुरल की तरह वर्क करता है, उसमें वो बिल्कुल फ्री फ्लो होती है। यानी जब ह्यूमन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह से कौन कौन से शब्द निकलते हैं उसका अलग अलग हमें अलग अलग समय पर एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग शब्दों का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है, जबकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज जब होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हर जगह कंट्रोल होता है, इसकी वोकेबलरी जो है वो कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, इसके सिंटेक्स अलग होते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेशन जो टर्म्स की है वो अलग होती है नेचुरल लैंग्वेज से। Natural language is developed for communication of ideas among human beings in their day-to-day life, while indexing language is developed and used for special purpose, that is for representation of thought contents of the document as well as for as query of the user। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज को हम बातचीत के लिए यूज करते हैं और इंडेक्सिंग लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए करते हैं। A natural language is free language and there is no control of synonyms and homograms, that is homonyms. A concept may be denoted by more than one term. There is no standardization of terms or words. Anybody can use any words, term or to express his or her व्यूज और आइडियाज। ठीक है, जैसे पहले भी कहा कि नेचुरल लैंग्वेज जो होती है वो फ्री फ्लो होती है, वहाँ पे हम एक ही टर्म को एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टर्म्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, होमोनियम्स का यूज कर सकते हैं, सिनोनियम्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है और आर्टिफिशियल लैंग्वेज हर तरह से कंट्रोल्ड होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिनोनियम्स को यूज नहीं करते हैं, होमोनियम्स को यूज नहीं करते हैं, अगर होता भी है तो उसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक लिस्ट होती है, स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है, उन्हीं टर्म्स को हम यूज करते हैं, उसके बाहर के किसी टर्म्स को हम यूज नहीं करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोवाइड्स auxiliaries like preposition conjunction to bring out correct meaning of the sentence। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलग अलग तरह के अलग अलग तरह की ग्रामर्स का यूज करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं या अलग अलग सेंटेंस के फॉर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल लैंग्वेज में उस तरह की कोई ऑक्सिलरीज नहीं होती है। द ऑर्डर ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू द
syntactical rule of an indexing language along with the relational symbol like roll operator or indicator digit bring the correct meaning of the subject heading. तो यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग सिंबल उस तरह के नहीं होते हैं जिस तरह के नेचुरल लैंग्वेज में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब कभी डैश यूज किया जाता है या कोई और भी ऑपरेटर यूज, साइन सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम दो टर्म्स को या दो कॉन्सेप्ट को जोड़ सकें। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। अब इंडेक्सिंग लैंग्वेज में क्या क्या होता है, कंट्रोल वोकेबलरी होती है, सिंटेक्स होता है और सिमेंटिक्स होता है। अब कंट्रोल वोकेबलरी दो तरह की होती है, एक तो या तो कोडेड हो सकती है या फिर वर्बल हो सकती है। कोडेड मतलब जहाँ पे शब्दों का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे कुछ नोटेशंस का यूज किया जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और वर्बल में जो शब्द होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स का ही यूज किया जाता है। अब वर्बल की जो लिस्ट है वो क्या होता है, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, चाहे वो CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। और दूसरा होता है थीसोरस। थीसोरस में भी कॉन्सेप्ट्स को लिखा जाता है अलग अलग तरीके से। और दूसरा जो कोडेड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है क्लासिफिकेशन स्कीम्स, ठीक है, और थीसरोफेसेट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल वोकेबलरी हम कैसे करेंगे, कंट्रोल वोकेबलरी हम जब भी हमें वोकेबलरी कंट्रोल करना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लिस्ट ऑफ वोकेबलरी होना चाहिए जो हमारी वोकेबलरी को फिक्स कर सके कि हमें अगर कोई भी टर्म्स यूज करना है तो हम उसी सेट ऑफ टर्म्स में से यूज करेंगे, ठीक है। एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज हैविंग कंट्रोल्ड वोकेबलरी अटेम्प्टिंग टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स इन द इंडेक्स वोकेबलरी इन सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो इसकी जो भी वोकेबलरी होती है और उसमें दो टर्म्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। उसमें बिल्कुल फिक्स होता है कि उसे हम दो शब्दों के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। या तो जनरली वो क्या होता है, ब्रॉडर टू नैरोअर होता है, ठीक है, या जनरल टू स्पेसिफिक होता है। द वोकेबलरी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज आइदर वर्बल और कोडेड। Subject heading list and thesaurus come within the purview of verbal controlled vocabulary. A classification scheme employs coded vocabulary in the form of its notation. Thus, for example, CC, that is colon classification, Indian history, it renders V45, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को अगर कॉलम क्लासिफिकेशन में हमें लिखना होगा तो उसमें उसे हम क्या लिखेंगे, V45 लिखेंगे। या फिर अगर हमें DDC में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 954, ठीक है। वहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि हम उसके लिए नोटेशंस यूज कर रहे हैं, दैट इज कोड्स यूज कर रहे हैं। In CS list of subject heading which employs verbal vocabulary, it is rendered as India dash history, ठीक है। ये क्या हुआ, ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये एक कॉमन जनरल टर्म हो गया, ठीक है। इंडिया है लेकिन इंडिया का क्या, तो इंडिया की यहाँ पे क्या बताई गई, हिस्ट्री बताई गई, ठीक है। देर आर ऑल्सो कंट्रोल वोकेबलरीज लाइक थीसरोफेसेट, क्लासरस, etc., which possess both the characteristics verbal as well as coded controlled vocabularies. In any case, selection of terms to be used in each discipline is primary and coding is done at a later stage, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, और चाहे वो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हो या फिर सब्जेक्ट हेडिंग्स हो, हमेशा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पहले होता है और अगर कोडिंग भी कर रहे हैं तो वो उसके बाद में होता है। The need, objective, method of controlled vocabulary are discussed in detail under section 10.6 of this unit. तो इसी यूनिट में हम आगे उसका जो कंट्रोल वोकेबलरी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देन सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सिंटेक्स इज पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन ऑर्डरली मैनर, ठीक है।
सिंटेक्स की अगर मीनिंग हमें समझना है तो उसका मतलब होता है पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर। यानी बहुत सारे अगर शब्द हैं, टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, तो उसको एक साथ हम रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक सेंटेंस बन जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज, सिंटेक्स रिफर्स टू a set of rules or grammar which governs the sequence of words in a subject heading or notations in classification number। ठीक है, तो अगर जनरल मीनिंग में हम सिंटेक्स की बात करेंगे तो वो हमें अलग अलग वर्ड्स को एक साथ रख के एक सेंटेंस बनाने के लिए यूजफुल होगा। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन स्कीम की या फिर हम सब्जेक्ट हेडिंग की बात करेंगे तो वो क्या करता है सिंटेक्स, वो हमें वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम नोटेशंस को अरेंज करते हैं या वर्ड्स को अरेंज करते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होगी या फिर जो कोड्स हैं उनकी सीक्वेंस क्या होगी, हम सिंटेक्स के द्वारा फिक्स करते हैं या उसके द्वारा ही तय करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ट्रीटेड इवन इन मॉडर्न मैक्रो डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ कंपाउंड नेचर। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नेचर के होते हैं, मतलब उसका जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंडिंग यानी वो कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है, थोड़ा नैरोर हो जाता है मेन सब्जेक्ट से। ठीक है, दिस मीन्स दैट द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट go can no go longer be represented by a single word or term। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो क्या होगा, उसको आप एक टर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री को आप कोई भी एक टर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको इंडिया भी यूज करना होगा और हिस्ट्री भी यूज करना होगा। ठीक है, एक टर्म ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि वो इंडियन हिस्ट्री है। When a number of terms have to be used in representing the subject coextensively, a syntax is necessarily to put the terms in most helpful and non-searchable order। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना कि हेल्पफुल सीक्वेंस का हमें यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे भी हमें उसे मोस्ट हेल्पफुल मैनर में उसे अरेंज करना होगा। ठीक है, और जिसमें वो सबसे ज़्यादा यूज सर्च किया जा सके। In other words, we can say the syntax of a indexing language provide patterns of relationship which we recognize between the terms used in the system, that is between the terms in the indexing vocabulary or controlled vocabulary। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये पैटर्न्स प्रोवाइड करता है कि हमें टर्म्स को कैसे अरेंज करना है। दिस रिकॉग्निशन इज बेस्ड ऑन अ केयरफुल सब्जेक्ट एनालिसिस विच इज द बेसिक टू द इंडेक्सिंग लैंग्वेज। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन सा टर्म पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, किस तरह से हमें टर्म्स को ऑर्गेनाइज करना है, तो वो कैसे आता है, वो सब्जेक्ट की बेसिक एनालिसिस से आता है। आप सब्जेक्ट को एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ब्रॉडर टर्म्स कौन सा है, नैरोर टर्म्स कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा इसमें प्रोसेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो ये जब सी चीज़ें आपको पता चलेगी तो आप उसको ऑर्गेनाइज करने के वेज भी ढूंढ लोगे। The order of our terms according to the rule of syntax of an indexing language assumes greater importance of presenting correct meaning of a subject heading apart from the order of terms prescribed by its rules of syntax. It became necessary at times to use relational symbol or indicator digit to bring out the correct relationship between terms। कई कई बार ये क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं टर्म्स के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ इंडिकेटर डिजिट का यूज़ करना होता है या फिर उनकी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करे ऐसे कुछ नोटेशंस का भी यूज़ करना पड़ सकता है। इन दिस कनेक्शन it is to be pointed out here that natural language provides auxiliaries like preposition, conjunction, etc. to bring out correct meaning of the sentence. But in an indexing language, such auxiliaries are not available, and hence the correct meaning of the subject has to be expressed largely through the order of terms with along with the relational symbol
लाइक रोल ऑपरेटर और इंडिकेटर डिजिट्स। नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, अगर किसी भी टर्म्स को एक्सप्लेन करना हो तो हमारे पास ऑक्सिलरीज हो सकती है, हमारे पास दूसरी भी ग्रामर हो सकती है, प्रीपोजिशंस होती है सकती है, कॉन्जक्शंस हो सकते हैं, ये सारे हमारे पास ग्रामेटिकल टूल्स होते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस में। लेकिन इंडेक्सिंग लैंग्वेज में ये सारे टूल हमारे पास नहीं होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रोल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं या फिर इंडिकेटर डिजिट यूज़ करते हैं। सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप इज डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप जो होती है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर डॉक्यूमेंट पे अलग अलग भी हो सकती है, डिपेंड करती है डॉक्यूमेंट्स पे। हाँ बोलिए। रोल ऑपरेटर कुछ नोटेशंस होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ आप जब हम आगे पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, जो अलग मेथड्स, तो उसमें आपको कुछ मेथड्स ऐसी मिलेगी जहाँ पे दो टर्म्स के बीच में कुछ कुछ सिंबल्स यूज किए हुए होंगे, तो वो सिंबल्स का मतलब ही रोल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। यानी वो सिंबल ये बताते हैं कि ये दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जिस तरह से हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, सीसी के अंदर भी ऑपरेटर्स यूज किए हुए, PMEST, ठीक है। पर्सनालिटी के लिए एक सिंबल यूज किया हुआ है, एनर्जी के लिए एक सिंबल यूज किया है, मैटर के लिए सिंबल यूज किया हुआ है, स्पेस और टाइम के लिए भी सिंबल्स यूज किए गए हैं। वैसे ही इंडेक्सिंग में दो टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग रोल ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं ना, सिंबल्स नोटेशंस हैं वो कुछ, ठीक है। और उन नोटेशन का एक फिक्स मीनिंग होता है। As stated earlier, semantic refers to the semantic study of how meaning is structured, expressed, and understood in the use of an indexing language. Various types of semantic relationship are evident in indexing languages. These relationships include equivalence relationship, hierarchical relationship, and associative relationship. ठीक है, अलग अलग तरह की इंडेक्सिंग लैंग्वेज में रिलेशनशिप होती है टर्म्स के बीच में। कुछ होते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होती है, मतलब जहाँ पे दोनों टर्म्स इक्वल है। एक हो सकती है हेरार्किकल रिलेशनशिप हो, जहाँ पे एक टर्म दूसरे टर्म के अंडर में हो, ठीक है, हेरार्की हो उसमें। और कुछ हो सकते हैं जो एसोसिएटिव हो, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ठीक है। मीनिंग ऑफ द टर्म्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स हेरार्की। सिमेंटिक रिलेशनशिप इज डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो सिमेंटिक रिलेशनशिप थी वो क्या थी, वो डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। और सिमेंटिक ये जो रिलेशनशिप है सिमेंटिक, वो क्या है, डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। द सिंटैक्टिकल रूल ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज टू रिजॉल्व द मीनिंग ऑफ द टर्म इन अ सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग में किसी टर्म की मीनिंग जो है एक्सप्लेन करने में भी ये हेल्प करते हैं थ्रू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका जो भी टर्म है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे कि जो अभी आया था इंडियन हिस्ट्री था, तो वहां पे इंडिया लिखा था, ठीक है, हिस्ट्री लिखा था, ठीक है। उसके बाद कौन सा टर्म था, इंडिया था। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, हिस्ट्री है लेकिन कहाँ की है, इंडिया की है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड भी टर्म बोलेंगे कि इंडिया है लेकिन इंडिया में क्या है, तो उसकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गई, उसकी रिलेशनशिप या उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, डिफाइन हो गया। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। अब जो भी इंडेक्सिंग लैंग्वेज होती है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडेक्सिंग लैंग्वेज को बनाया किस लिए है, उसके तीन पर्पस है। फर्स्ट ये है कि उसको हम उसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को
रिप्रेजेंट कर सकें, यानी उसका यूज करके हम ये बता सकें कि ये डॉक्यूमेंट किस बारे में लिखा गया है। ठीक है। दूसरा, हम उसके उसके थ्रू सर्चेबल फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। और तीसरा है रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द क्वेरी ऑफ द यूजर वाइल सर्चिंग द इंडेक्स फाइल। ठीक है। तीसरा कि ये कि हम जब यूजर उन बुक्स को सर्च करे तो उनको हम उस लैंग्वेज के थ्रू ही उनके डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचा सके या उनको मैच कर सके। तो इसके बाद का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये समझा दूंगा क्योंकि ये सब रिपीट हो रहा है वही। ठीक है। तो वोकेबलरी कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज होने वाले टर्म्स को कंट्रोल कर सके कि हमें किस कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा टर्म यूज करना है। ठीक है। हम सिनोनियम्स और होमोनियम्स को भी कंट्रोल कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम वोकेबलरी कंट्रोल। ठीक है। Second is concept coordination. The content of most of the document of present day cannot be represented by the only one term. ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको आप एक टर्म का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द use of multiple terms and multiple relationship among terms to be represented the content of the document. It has become imperative to make available standard guideline for coordination of terms dented by the terms. ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एक टर्म का यूज करके किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, मोर देन वन टर्म का यूज करना होगा। और जब हम एक से ज़्यादा टर्म्स का यूज करेंगे तो फिर हमें कुछ ऐसे रूल्स चाहिए जिससे हम ये फिक्स कर सकें कि उन टर्म्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया कर जाना है। वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज सिंटैक्स governs the sequence of words in subject preposition। इसलिए सिंटेक्स होता है जो हमें ये बताएगा कि कौन से टर्म्स को हम पहले रखेंगे या कौन से टर्म्स को हम बाद में रखेंगे। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोवाइड्स, नेचुरल लैंग्वेज में ग्रामर्स होती है, उसके प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस में ये सब चीज़ें नहीं होती है, केवल यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स होते हैं और वो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रोल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, इंडिकेटर डिजिट यूज करेंगे जिसका कुछ फिक्स मीनिंग होता है। ठीक है। एंड दिस रूल ऑफ सिंटेक्स वेरी फ्रॉम वन इंडेक्सिंग लैंग्वेज टू अनदर। ठीक है। अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे वो सभी जगह वो रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर जो इंडेक्सिंग लैंग्वेज बनाने वाले स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके अपने चॉइस के सिंबल्स यूज़ किए होते हैं, उन्होंने अपनी चॉइस की मेथड यूज़ की हुई होती है, इसलिए वो सभी अलग अलग होती है। Coordination of concept is carried out by the indexer at the time of indexing, that is at the input device is pre-coordinate indexing, and by the searcher at the time of searching in the post coordinating indexing। ठीक है। तो जहाँ पे पहले से ही उन रिलेशनशिप को अरेंज किया गया है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। ठीक है। और जहाँ पे यूजर उसे करे, यूजर उस कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। ठीक है। तो प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट। Then multiple access. The syntactical rule of the given indexing language help us to determine the order of significance in a linear representation of subject of a document. It provides only single access in the single searchable indexing index file। ठीक है। तो कोई भी अगर चार भी टर्म्स हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने चाहे चार टर्म यूज किए हैं, लेकिन जो एक्सेस प्रोवाइड करेगा वो एक्सेस केवल एक ही टर्म से प्रोवाइड होगी, वो चार से प्रोवाइड नहीं हो सकती एक सब्जेक्ट में। ठीक है। अगर आपको चारों से प्रोवाइड करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चार सब्जेक्ट बनाने होंगे। ओके। Rigidity of the significance order may not meet the approach of all the user of the index file. In order to satisfy the approach of all user, indexing language have introduced the mechanism of multiple index entry। ठीक है। मल्टीपल इंडेक्स एंट्री मतलब
बहुत सारे सब्जेक्ट, एक ही समझिए कि 3 टर्म्स को मिला के एक सब्जेक्ट बना है। तो आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट में पहला टर्म सबसे पहले रखोगे, दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा टर्म पहले रखोगे, तीसरे सब्जेक्ट में तीसरा टर्म पहले रखोगे। लेकिन अगर मैनुअल की बात की जाए तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप कैटलॉगिंग की बात करें तो आप अगर 3 सब्जेक्ट अलॉट करोगे तो आपको 3 कार्ड, और वो क्या करेगा, वो आपके कैटलॉग को बल्कि बना देगा। वहाँ पे आपके पास ज़्यादा कैटलॉगिंग कार्ड होंगे, और ज़्यादा कैटलॉगिंग कार्ड होंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या एक वही मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया कि उसके थ्रू मल्टीपल इंडेक्स एंट्री बनाई जाएगी, और वो कैसे, बाय रोटेटिंग और साइक्लिंग द कंपोनेंट टर्म्स रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उनको रोटेट किया जाएगा, तो पहले फर्स्ट टर्म आ गए, फिर दूसरा टर्म आ गया, फिर तीसरा टर्म आ गया। द रोटेशन इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट each of the component term gets access position as lead term in the index entry. Each lead term is followed by another component term in order to maintain the context and correct meaning of the subject preposition. और उन्हें लिखा भी इस तरह से जाता है कि वो उसकी मीनिंग को चेंज ना करे। ठीक है, the provision of mechanism of multiple index entry by rotating or cycling the component term is especially special feature of indexing language. However, it has been observed that even the acceptance of this multiple access mechanism covers only a fraction of the possible number of the total permutation, which in turn result into failure of the indexing file to provide a particular pattern or combination which the user is looking for. Consequently, a large portion of probable approach point is left uncovered. ठीक है, ये एडॉप्ट किया उसके बाद भी क्या हो रहा है, आप हर टर्म वहाँ पे ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट को आप उस तरह से रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी मीनिंग को फिर कैरी नहीं कर पाता है। तो वो क्या होगा कि सभी को आप नहीं इकट्ठा कर पाओगे, आप कुछ उसके फ्रैक्शन को ही ले पाओगे। ठीक है, और फ्रैक्शन को जब आप ले रहे हो तो फिर से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, आप हर टर्म को यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, देन एक होता है सिंडेक्टिक डिवाइस। ठीक है, सिंडेक्टिक डिवाइस क्या होता है, सिंडेक्टिक डिवाइस इन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इन विच रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन एन अंडरलाइंग क्लासिफिकेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पे एक जैसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, एक जैसे कॉन्सेप्ट यानी जो सिनोनियम्स होते हैं उसको आप क्या करते हो, उसको कनेक्ट करते हो। और सिनोनियम्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सिनोनिम्स को हम कनेक्ट करेंगे क्रॉस रेफरेंस की मदद से। ठीक है, रिलेटेड एंड इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ नेटवर्क ऑफ रेफरेंस वाया कनेक्टिंग टर्म्स सच एज सी ऑल्सो एंड सी। ठीक है, हाँ, यस, वही है ना क्रॉस रेफरेंस, वही है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री के ही पार्ट होते हैं ये सी एंड सी ऑल्सो। ठीक है, क्रॉस रेफ सी एंट्री या सी ऑल्सो एंट्री वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री ही होती है। नहीं, वो सेम ही होता है, रेफरेंसिंग रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहा जाता है उसे। हम्म नहीं, क्रॉस रेफरेंस नहीं बोलते हैं उसे, वो इंटर लाइब्रेरी लोन होता है, या फिर उसके लिए एक और उसको रेफरिंग कहा जाता है अमन। वो रेफरल होता है, रेफरिंग, वो रेफरेंस नहीं होता है, रेफरल होता है, वो रेफरल सर्विस होता है। हाँ, रेफरेंस रेफरेंस सर्विस होता है। ठीक है, उसको रेफरल कहा जाता है, रेफरेंस और रेफरल दोनों अलग है। रेफरेंस में हम हमारे रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं उनको,
और रेफरल में हम उनको ये बताते हैं कि आपको जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। वो क्रॉस उसका क्रॉस रेफरेंस से कोई रिलेशन नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हो ना, उसका क्रॉस रेफरेंस से कोई रिलेशन नहीं है। वो रेफरेंस सर्विसेज होती है। वो रेफरेंस का मतलब कि जो यूजर किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर पढ़ने आया या उसको चाहिए, तो उसके लिए एक व्यक्ति होता है जो उसको हेल्प करता है, जो रेफरेंस लाइब्रेरियन कहा जाता है। ठीक है। वो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है। और रेफरल वो होता है जहाँ पे जो लाइब्रेरी के यूज लाइब्रेरियन होते हैं, वो उनको ये बताते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी। दैट इज रेफरल। ठीक है। और इंटर लाइब्रेरी लोन वो होता है जहाँ पे उन्हें जो चीज़ चाहिए, जो बुक चाहिए वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो कहीं से मंगवा के उनको देंगे। दैट इज यूज ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन। वो भी इन दोनों कॉन्सेप्ट से फिर अलग होती है। ठीक है। हाँ। 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 यस। डेलनेट इंटर लाइब्रेरी लोन ऑर्गेनाइजेशन ही है। आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस मिलेगी, आपको इंटर लाइब्रेरी लोन पे बुक मिलेगी। डेलनेट वही करता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वो पेड सर्विस होती है, वो फ्री सर्विस नहीं होती है, वो किसी एमओयू का फॉर्म नहीं होती है। ठीक है। बहुत बार दो दो लाइब्रेरी या कुछ लाइब्रेरी मिलके एमओयू भी कर लेती है आपस में, कि हम आप आपस में वो लोग एमओयू करते हैं कि एक दूसरे को अगर ज़रूरत होती है तो वो अपने यहाँ पे अवेलेबल बुक्स को दूसरी लाइब्रेरी को देते हैं। लेकिन डेलनेट जो है वो एक सर्विस है। ठीक है। जो सब्सक्राइब करनी पड़ती है, उसका जो पेमेंट होता है वो करना पड़ता है। उसकी कुछ फीस होती है एनुअल। ठीक है। वो पेड सर्विस है। ओके। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस कनेक्शन? कोई और क्वेरी इसमें? आ गया अमन समझ में? ठीक है ना। इंटर लाइब्रेरी लोन, रेफरल सर्विस एंड रेफरेंस सर्विस, और क्रॉस रेफरेंसिंग कुछ नहीं होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। और वो जो तीन टर्म हमने बात की उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो सर्विस मैटर आ गया, और ये यहाँ पे जो टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है। तो टर्म्स को यूज करने के लिए कौन कौन सी हम यूज करते हैं? हम सी ऑल्सो यूज करेंगे या तो सी एंट्री यूज करेंगे। ठीक है। देन इन्वर्जन ऑफ हेडिंग, the strict adherence to the natural language order of a term in subject heading would often lead to heading in which the first word is not the most significant word. In such a situation, natural language is order of term inverted in सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है। तो बहुत बार नेचुरल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत बार ऐसे टर्म्स आते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है वो मेन टर्म नहीं होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको इन्वर्स कर दिया जाता है। जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट बना देंगे और फर्स्ट को सेकंड बना देंगे। इन्वर्जन ऑफ हेडिंग्स हो जाता है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री होगा फिर डैश करके इंडिया होगा। ठीक है। अब अगर हम इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा? एनीवन? क्या हो जाएगा सब्जेक्ट? नहीं, सब्जेक्ट तो हिस्ट्री ही है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री डैश इंडिया की जगह इंडियन हिस्ट्री इस तरह से लिखते हैं तो क्या होगा? नहीं, इंडियन हिस्ट्री वो तो लिखा ही है। हाँ। नहीं, देखिए, इंडियन हिस्ट्री अगर हम जब बोलते हैं ना, हम हिस्ट्री डैश इंडिया नहीं बोलते हैं।
हिस्ट्री देश इंडिया नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं बोलने में, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कैटलॉग कार्ड में अगर इस तरह से लिखेंगे इंडियन हिस्ट्री, नहीं नहीं, दोनों कैसे, दो इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है ना। आप दोनों, ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेम ही है, ठीक है। ले हाँ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देश इंडिया लिख रहे हो और इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हो तो क्या फर्क आएगा, हिस्ट्री देश इंडिया में क्या फर्क आ रहा है और इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हैं तो क्या फर्क आ रहा है। इंडियन हिस्ट्री नेचुरल लैंग्वेज हो गया है, ठीक है। हम बोलते हैं तो हम इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं, हम हिस्ट्री देश इंडिया नहीं बोलते हैं। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे, नहीं वो तो हिस्ट्री इंडिया भी वही बता रहा है कि इंडियन हिस्ट्री है, ये इंडिया की हिस्ट्री है, केवल उसको लिखा ही इस तरह जा रहा है कि जहाँ पे हिस्ट्री टर्म पहले आ रहा है और इंडिया बाद में आ रहा है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी, दूसरे सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, इंडिया को पहले लिख रहे हैं, इंडियन लिख रहे हैं, फिर हिस्ट्री लिख रहे हैं। मतलब दोनों का सेम है, मतलब में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कॉल नंबर कैसे चेंज, कॉल नंबर की तो बात ही नहीं है, कॉल नंबर चेंज ही नहीं होगा। ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग टर्म है, इंडेक्सिंग टर्म का कॉल नंबर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब एक इसको है ना, आप डिक्शनरी फॉर्म में सोचो, आप एक टर्म को पकड़ के सोच रहे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप सब्जेक्ट एज अ होल समझो, सोचो, ये चीज में हमने पहले डिस्कस की है। हाँ। हम्म, हाँ वो तो आया ही ना, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा। हाँ। सतपाल सिंह, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम्म। हाँ देखिए, क्या होगा, आप हिस्ट्री देश इंडिया लिख रहे हो तो हिस्ट्री की सारी बुक एक साथ रहेगी, रहेगी ना। अब हिस्ट्री के बाद चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, ब्राजील की हो, इटाली की हो, जहाँ की भी हो, सारी केवल उनके अल्फाबेट से अलग होगी केवल, लेकिन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम सबका कॉमन होगा, होगा ना। तो क्या होगा, सारी बुक एक साथ होगी, सारी बुक मतलब सारे कार्ड्स एक साथ होंगे, सारे टर्म्स एक साथ होंगे, है ना। अब आप इंडिया में चले गए, इंडियन में चले गए तो वो इंडियन पहले हिस्ट्री आएगी, फिर इंडियन एज के बाद कुछ और आ जाएगा, ठीक है। या उसके पहले फिर जियोलॉजी आ जाएगी, फिर आई से, एज से हिस्ट्री आ गया, फिर इंडियन के बाद आई आ जाएगा एज के बाद, है ना। तो वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। अब इंडियन हिस्ट्री के साथ अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका पढ़ना है तो वो हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका के लिए फिर उसको कहीं और ढूंढना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसको वो आई में नहीं मिलेगी, फिर उसके लिए एस ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो हिस्ट्री के सारे जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, स्केटर्ड हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे। लेकिन इनवर्स फॉर्म में लिखने से क्या होगा, सारे टर्म्स एक साथ रहेंगे। हिस्ट्री श्रीलंका पढ़ना है तो हिस्ट्री इंडिया के बाद फिर हिस्ट्री एस पे चले जाना है। लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो फिर उसको पूरा वही चेंज कर देना पड़ेगा, सिंबल ही, ठीक है, अल्फाबेट ही चेंज हो जाएगा पूरा, यानी कलेक्शन ही पूरा चेंज हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया। हम्म, आ, आ गया ना। ठीक है। ओके। ओके, देन रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, द रेंज ऑफ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ वोकेबलरी, ठीक है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज की जो रेंज होती है, यस ना, देश से होता है, देश से होता है। देखिए जो
मार्क 21 है, मार्क 21 में तो हम डैश वैश कुछ नहीं डालते, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है डैश बीच में। ठीक है। और इसमें हम कैसे जाते हैं, हम ब्रॉडर टू नैरोअर जाते हैं या जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम करंट में यूज करते हैं। The range of an indexing language is not simply the matter of vocabulary. Provision for rule of syntax is to be made for the expression of relationship between the term comprising the vocabulary. ठीक है, तो यहाँ पे केवल इंडेक्सिंग लैंग्वेज में केवल वोकेबलरी कंट्रोल ही नहीं है कि वोकेबलरी है उसका यूज करना, वही नहीं है, लेकिन उस वोकेबलरी में जो टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स के बीच में आप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करोगे, कैसे शो करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। दिस रिलेशनशिप is conceived by a team led by Jesse Gardin during the Syntol uh, Syntagmatic Organization Language Program for the development of meta language as a common ground between different information retrieval system in 1960s are of two kinds। ठीक है, तो इन्होंने ये जो एक टीम थी जिसको लीड किया था जेसी गार्डिन ने एक प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो मेटा लैंग्वेज जो है, ठीक है, यहाँ पे ये है, ये दो तरह की होगी। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो दो तरह की होंगी। ठीक है, फर्स्ट है पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप और दूसरा है सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बीच में दो तरह की रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप क्या होगा, पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेंटिक और जेनरिक रिलेशनशिप usually find expression in the organization of the vocabulary itself. Thus, in a classification schedule, it is through the successive degree of subordination that such relations are made explicit. In the ready-made list of subject heading or thesaurus, the relationships are expressed through the manifestation of hierarchical relationship through the relationship indicator बीटी एंड एनटी, यानी ब्रॉडर टर्म एंड नैरोअर टर्म। ठीक है, तो पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप जनरली ये क्या कह रहे हैं कि वो हेरार्किकल होती है, जहाँ पे ब्रॉडर टू नैरोअर टर्म्स को लाया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और थेसरस में भी जो टर्म्स है उनको बीटी या एनटी के एनटी जो आ, ये क्या बोलते हैं नोटेशंस है उसके थ्रू शो किया जाता है। थीसरस में, थीसरस जब भी आप देखेंगे तो उसको आर टी बी टी एन टी यही लिखा होगा। ठीक है, रिलेटेड टर्म्स, ब्रॉडर टर्म्स और नैरोअर टर्म्स। A paradigmatic relationship is document independent relationship because this relationship established without any reference to a document। ठीक है, यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट की रिलेशनशिप नहीं होती, यहाँ पे वो टर्म्स अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इंडियन हिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट है या डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट है? एनीवन? इंडियन हिस्ट्री, अब यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, अभी मैंने जो कहा वो आया ना समझ में? पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप मैंने क्या कहा, हेरार्किकल होता है। अब यहाँ पे दो टर्म है, इंडिया और हिस्ट्री, तो क्या वो पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप होगी या नहीं? एनीवन? नहीं होगी। ओके, एनीवन एल्स? हेरार्किकल हो, इंडिया और हिस्ट्री ये दोनों हेरार्किकल कैसे है आपस में? नहीं 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 नहीं, वो इंडिया की तो ज्योग्राफी की भी होती है ना।
हम्म, ठीक है। और ज्योग्राफी अमेरिका की भी होती है ना। तो दोनों टर्म आपस में रिलेटेड हैं, हेरार्किकल रिलेशनशिप है उनमें, है या नहीं है। दोनों में हेरार्किकल यानी दोनों वो पिता पुत्र की जो रिलेशनशिप होती है वो इन दोनों टर्म्स में है या नहीं है, इंडिया और हिस्ट्री में। नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, है ना। दोनों जब आप जब उन दोनों को अलग अलग रख दोगे तो आपको जरूरी नहीं है कि कोई वो दो लोगों को वो टर्म दोगे तो वो जरूरी नहीं कि उन्हीं दोनों टर्म को जोड़ेंगे। जो इंडिया लिखा है वो किसी को दोगे तो वो इंडिया के साथ उसका साइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश एक टर्म लिया और इंडिया, मध्य प्रदेश एंड इंडिया, ठीक है। ये हेरारकिकल है, करेक्ट, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेरारकिकल रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। In addition to the expression of paradigmatic relationship, rules and facilities are provided for the coordination of terms from the vocabulary in order to express more complex meanings, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या कुछ और रूल्स प्रोवाइड किए गए जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मीनिंग होते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप, also called syntactical relationship, are achieved by the means of syntactical rules of the given indexing language. Two major syntactical devices very much common in indexing languages are the use of words or terms, order and relators और linking mechanism, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेस बनी हुई जैसे केसर्स थिंक प्रोसेस, रंगानाथन PMEST, कोर्स थिंक मटेरियल एक्शन and relationship table are some of the example of formula for determining the term order and thus standardizing the controlled syntax, ठीक है। तो जो बहुत सारे जो ये हमने पढ़े भी थे ये अलग अलग क्या है मेथड्स है, ठीक है। तो सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो ये कुछ इंडेक्सिंग टेक्निक्स है जैसे केसर्स थिंक प्रोसेस, ठीक है, रंगनाथन PMEST या कोर्ट्स थिंक मटेरियल एंड एक्शन। तो उन्होंने क्या किया था, अभी थिंक प्रोसेस में उन्होंने क्या किया केसर ने, उन्होंने टर्म्स को सेपरेट कर दिया। उन्होंने कहा एक इसमें से थिंग होगा और एक उसका प्रोसेस होगा। रंगानाथन ने किया ये 5 तरह का होगा, इसमें एक पर्सनालिटी होगा, एक मैटर होगा, एक एनर्जी होगा, एक स्पेस होगा, एक टाइम होगा। कोर्ट्स ने कहा कि यहाँ पे 3 तरह की चीजें हो सकती है, एक थिंग भी हो सकता है, एक मटेरियल भी हो सकता है और एक एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार यहाँ पे रखे, ठीक है। A major principle underlying term order is significance, ठीक है। Component term of a compound subject heading can be expressed in more than one way. The question of order can be answered by reference to significance, that is by analysis of the relationship importance to the searcher of the concept concerned, ठीक है। तो जहाँ पे कंपाउंड टर्म्स होते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स हो रहे हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे फिर क्या करना होगा, सब्जेक्ट एनालिसिस करना होगा और जो यूजर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है उस तरह की सीक्वेंस आपको चूज करनी होगी। The result of such analysis is to bring into prominence key concept. Syntagmatic relationship are document dependent relationship because these relationship are established with reference to concept associated with the content of a given document, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप है ये कौन सी होती है, ये जो मैंने अभी कहा था हेरारकिकल, हेरारकिकल नहीं होती है। ये डिपेंड करती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट मिलता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट टाइटल सोशल एक्सपेक्ट ऑफ लिटरेसी अमोंग रूरल वुमेन इन इंडिया, ठीक है, विल कॉल द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सोशोलॉजी, एजुकेशन एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से आ गए, यहाँ से, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सोशोलॉजी का भी है, एजुकेशन का भी है और ज्योग्राफी का भी है। ठीक है। ज्योग्राफी का क्यों है? क्योंकि वो इंडिया की रूरल एरिया की बात कर रहा है, दैट इज ज्योग्राफी। एजुकेशन का क्यों है? क्योंकि ये लिटरेसी की बात कर रहा है। और सोशोलॉजी क्या है? उसके सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को वो डील कर रहा है, इसलिए वो सोशोलॉजी भी है। ठीक है। दे रिप्रेजेंट द syntagmatic relationship in the context of this specific document, and an indexing language must have the mechanism to represent this concept in subject heading। ठीक है। तो कोई भी इंडेक्सिंग लैंग्वेज में ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्रेस करने के लिए मेथोडोलॉजीज होना जरूरी है। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इसको, अगर हमें इस टर्म्स को कन्वर्ट करना है, चलो किसी को भी कन्वर्ट करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे लिखोगे? एनीवन? एक में होगा या एक से ज्यादा सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेसी अमोंग रूरल वुमेन इन इंडिया। नहीं, फिलोसॉफी कहाँ जाएगा वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप इसको कैसे लिखोगे? आप कैटलॉगिंग कर रहे हो, ये बुक का टाइटल है, सब्जेक्ट लिखना है, कैसे लिखोगे? हम्म? हाँ, हाँ, सब्जेक्ट हेडिंग लिखना है। हाँ, चलो सीएस लिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? लिटरेसी इंडिया रूरल। ओके। इंडिया और रूरल के बीच में भी क्या होगा? देश आएगा। रूरल ही आएगा। अर्बन या रूरल? विलेज में तो फिर टाउन आ जाता है, फिर मेट्रोपॉलिटन, पॉलिटन, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो इतने सारे टर्म्स को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है, तो या आप अर्बन लिख दो या फिर रूरल लिख दो। ठीक है, सही है वो भी, है ना। लिटरेसी लिखा, लिटरेसी इंडिया रूरल। ठीक है, विमेन कहाँ गया? विमेन लिखा था। बड़ा तो बड़ा हो सकते हैं। ठीक है। और कई बार क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट से काफ़ी नहीं होता है, फिर उसको ब्रेक करना होता है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में। कई कई बार सीएस लिस्ट में भी उसके इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा पूरा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दो तीन सब्जेक्ट में उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे एक ने लिखा है ना किसी ने, कि लिटरेसी इंडिया। ठीक है। दूसरा हो सकता है लिटरेसी विमेन। ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे इंडिया। ठीक है। इंडिया के बाद कॉमा करके आप लिख दोगे रूरल। ठीक है। इस तरह से हो सकता है, लिटरेसी डैश इंडिया डैश विमेन कॉमा रूरल। इंडिया कौन सा? रूरल इंडिया। ठीक है। सोशल एस्पेक्ट जो है वो लीडिंग टर्म में नहीं होगा। सोशल एस्पेक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट टर्म है ना, सोशल एस्पेक्ट यानी कोई कॉन्क्रीट टर्म नहीं है। वो सोशल एस्पेक्ट जो होगा वो लास्ट में जाएगा।
ओके, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी टर्म को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसको शो करेंगे। The basic objective of an indexing language is to provide subject approach to the content of document to the user। ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट होता है उसको एक अलग अप्रोच में, या यूजर को जो पसंद हो या यूजर जिससे सर्च करे उस अप्रोच का यूज करके यूजर तक हमें पहुंचाना होता है। A user who starts a searching for looking a specific subject, conservation of title may avoid to notice a document on conservation of wildlife। ठीक है, तो क्या ये कह रहा है कि अगर कोई यूजर ऐसा है जिसे कंजर्वेशन ऑफ टाइटल के टाइगर पर कोई बुक ढूंढ रहा है, तो वो बहुत बार ये हो सकता है कि वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को मिस कर जाए, वो उस पर ढूंढे ही ना। विच कंटेंट इक्वली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। ठीक है, और उसमें भी क्या है, उसमें भी ये हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ के अंदर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। बिकॉज ही बिलीव्स दैट मोर स्पेसिफिक सब्जेक्ट conservation of tiger will not be covered in the document conservation of wildlife। Similarly, conservation of tiger may contain equally valuable information on the conservation of wildlife। तो दोनों जो टाइटल है, उन दोनों टाइटल में दोनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन कभी कभी यूजर क्या होता है कि वो एक टाइटल के अलावा दूसरे टाइटल को फिर ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, thus it appears that the broader as well as narrower subject may help the user even with the specific search। This situation call for structuring the indexing language in such a systematic manner that semantic network of concept and relationship between concept are displayed in it। ठीक है, तो क्योंकि वो अगर मिस कर जाएगा तो फिर वो इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए इंडेक्सिंग लैंग्वेज के पास इंडेक्सिंग लैंग्वेज में इस तरह के रूल्स या इस तरह के सिस्टम्स होना चाहिए कि वो जो दोनों कॉन्सेप्ट है उनको शो कर सकें। ठीक है, ऑल इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस डिस्प्ले सच रिलेशनशिप इन वन वे और अनदर बाय दस ऑल ऑफ देम आर स्ट्रक्चर्ड। A classification scheme displays such relationship by notation, whereas verbal indexing like a ready-made list of subject heading and thesaurus display such relationship by relationship indicator broader term and narrower term। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन स्कीम में अगर आप जाओगे तो क्लासिफिकेशन में जो टाइगर जो है वो वाइल्ड लाइफ के अंदर में ही आएगा, तो वो हेरार्किकल वे के अंदर उसको कवर करेगा। और जो नेचुरल या वर्बल लैंग्वेज की जो लिस्ट होती है, थीसरस है या फिर सब्जेक्ट हेडिंग है, वो क्या करेगी, वो ब्रॉडर टर्म या नैरोअर टर्म के इंडिकेटर यूज करके उस तरह के कॉन्सेप्ट को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके आगे के जो हैं सारे कॉन्सेप्ट वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। यहाँ तक थे वो थोड़े अलग अलग थे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कोई क्वेरी यहाँ तक किसी को? नो क्वेरी, ओके। ठीक है, तो अब वोकेबलरी कंट्रोल के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। वोकेबलरी कंट्रोल अभी तक हमने पढ़ लिया, सभी को समझ में भी आ गया। कोई है ऐसा जिसको वोकेबलरी कंट्रोल क्या होता है नहीं पता? एनीवन? सभी को पता है ना वोकेबलरी कंट्रोल क्या होता है? वोकेबलरी कंट्रोल अभी हमने डिस्कस किया, वो कुछ समझ में आया आपको, नहीं आया? vocabulary control means a system where we use one term for a one concept। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट अगर है तो उसके लिए हम एक ही टर्म को यूज करेंगे, उसके लिए फिर हम होमोनियम्स और सिनोनियम्स को यूज नहीं करेंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की बुक है तो पहली बार बुक आई तो इंडियन हिस्ट्री लिखा, दूसरी बार आई तो हिस्ट्री इंडिया लिखा। ठीक है, तो वैसा नहीं किया जाता है। तो जब हम एक ही तरह से शब्दों को लिखेंगे और एक ही शब्द को, एक कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखेंगे, दैट इज वोकेबलरी कंट्रोल।
क्या हुआ? आई एम नॉट गेटिंग। ओके ओके, यू गॉट इट ना? ओके, फिर से पढ़ लेता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मल्टीपल एक्सेस, देखिए सिंगल एक्सेस किसे कहते हैं? सिंगल एक्सेस, चलिए किसी बिल्डिंग में घुसने का सिंगल एक्सेस है तो उसका क्या मीनिंग हुआ? एक ही रास्ता है। अब एक बुक को ढूंढने का सिंगल ही एक्सेस है, तो फिर सब्जेक्ट की बात की जाए, है ना, तो एक ही सब्जेक्ट के थ्रू हम उसको ढूंढ सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट के थ्रू ढूंढ सकते हैं। अगर एक बुक के को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने 4 सब्जेक्ट बनाए, ठीक है, तो सब्जेक्ट के कितने, यानी 4 एक्सेस पॉइंट हो गए, है ना। आपने एक बुक को उस तरह से भी लिखा है, हिस्ट्री कॉमा इंडिया, उस बुक को आपने वैसे भी लिखा है इंडिया कॉमा हिस्ट्री, इंडिया डैश हिस्ट्री, इस तरह से भी लिखा है। तो कोई इंडिया से ढूंढेगा तो भी उसको वो बुक मिलेगी, कोई हिस्ट्री से ढूंढेगा तो भी उसे बुक मिलेगी। ठीक है, तो वो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स हो गए। वो तो जो इंडेक्सर होता है उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ, यूजर यूज नहीं कर रहे हैं वो तो यूजर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम यूजर के बिहाफ पे सोचते हैं वहां पे, कि यूजर अगर कोई ऐसा आया जो उसने इंडिया पे ढूंढा, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप अगर चलिए उसके केस में क्या करोगे आप? उसको सॉल्व करना है, ठीक है, वो केस को सॉल्व करना है। आपके माइंड में ये चीज आए कि आप इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आप बुक को कैटलॉग कर रहे हो, आपने आपने अपने सब अपने कैटलॉग में जो टर्म है या जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे यूज किया है, हिस्ट्री डैश इंडिया, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ गया कि कोई यूजर ऐसा आया जिसने इंडिया डैश हिस्ट्री ढूंढा, तो उसको तो मिलेगी नहीं। तो अगर उसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? मल्टीपल एक्सेस पॉइंट बनाओगे हर बुक के लिए। हम्म, क्या करोगे कि कम मेहनत में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी तक कोई भी। हाँ बोलिए, है ना। सतपाल, बताइए। सिंगल एक्सेस मतलब किसी सब्जेक्ट के किसी बुक को एक्सप्लेन करने के लिए, या किसी बुक का हमने एक ही सब्जेक्ट दिया, वो सिंगल एक्सेस। जैसे इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक का नाम है, ठीक है। अब आपने उस बुक का सब्जेक्ट दिया हिस्ट्री देश इंडिया, तो वो सिंगल एक्सेस हुआ। अब वो हाँ, नहीं, वो एक ही सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री देश इंडिया, दैट इज वन सब्जेक्ट अमन। पहले हिस्ट्री रहेगा, फिर देश रहेगा, फिर इंडिया रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री अमेरिका की भी हो सकता है ना, वो दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है। वो दोनों टर्म्स है लेकिन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। उस देश देश इसीलिए तो बोला मैंने। मल्टी में हिस्ट्री देश इंडिया भी हो सकता है, उसके साथ साथ इंडिया देश हिस्ट्री भी हो सकता है। तो वहां पे कोई हिस्ट्री से ढूंढेगा तब भी मिलेगा, दो सब्जेक्ट हो गए, यानी आपको दो कार्ड बनाने हैं। वो दो कार्ड बनेंगे एक बुक के, यानी उस बुक को दो तरीके से ढूंढा जा सकता है। या अगर कोई इंडिया देश हिस्ट्री ढूंढ रहा है तो भी मिलेगा, हिस्ट्री देश इंडिया ढूंढ रहा है तो भी मिलेगा। ठीक है, अगर उस आपने दो कार्ड बनाए हैं तो आप दो जगह पे रखोगे, एक इंडिया के लिए आई में जाएगा और एक हिस्ट्री के लिए एच में जाएगा। एम आई करेक्ट अमन? समझ में आया ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, लेकिन यूजर हो सकता है ना ढूंढ रहा हो। ये मान रहे हो या नहीं मान रहे हो सकता है ना कोई यूजर ऐसा हो जो इंडिया देश हिस्ट्री पे, हाँ। तो अब अगर ऐसा हो रहा है
तो आपको कम मेहनत में उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास 10,000 किताबें हैं समझिए इंडियन हिस्ट्री पे, और आप 10,000 के लिए 10,000 दूसरे और एक्स्ट्रा कार्ड नहीं बनाना चाहते। नहीं अब नहीं, वो अब तो अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। कौन सी? यस, सी एंट्री आएगी, क्रॉस रेफरेंस एंट्री आएगी यहाँ पे। और क्रॉस रेफरेंस एंट्री का हमेशा एक ही होती है, चाहे 10,000 किताबें हैं। अब कोई इंडिया देश हिस्ट्री ढूंढ रहा है तो वो इंडिया देश हिस्ट्री ढूंढेगा, तो उसे इंडिया देश हिस्ट्री मिलेगा, लेकिन वहां पे सी एंट्री लिखा होगा, सी में लिखा होगा सी हिस्ट्री देश इंडिया, तो वहां पे उसे पता चल जाएगा कि हिस्ट्री देश इंडिया मुझे ढूंढना है। ठीक है, और वो फिर 10,000 बुक हो या 50,000 बुक है, एक ही कार्ड बनेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। नहीं वो हम उसको कंट्रोल कर लिया ना वोकेबलरी को, हम यूज कर रहे हैं वो सी, सी की कब होता है, सी तब होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को यूज कर रहे हैं, किसी किसी एक ही टॉपिक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि यूजर हो सकता है कोई और टर्म भी ढूंढे, तो उसे हम ये बता रहे हैं कि आप ये मत ढूंढिए, आप ये वाला ढूंढिए, क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं उसको। हाँ वो उसी का पार्ट है, ये आएगा अभी, देखिए वोकेबलरी कंट्रोल सिनोनिम्स एंड होमोनियम्स आएगा अभी। यस रितिका। ओके ठीक है। ओके, कहाँ तक हमने पढ़ा? ठीक है, द वोकेबलरी ऑफ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज हैज टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट, बोथ सिनोनियम्स एंड होमोग्राफ्स या होमोग्राफ्स यानी होमोनियम्स, ठीक है, आर टू बी कंट्रोल्ड, तो आपको सिनोनियम्स और होमोनियम्स दोनों को कंट्रोल करना होगा। टर्म्स एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है, आर टू बी लिंक्ड विद रिस्पेक्टिव अल्टरनेटिव टर्म, नॉन स्टैंडर्ड टर्म और नॉन प्रिफर्ड टर्म, ठीक है, बाय द वे ऑफ इलोबरेटिव सिस्टम ऑफ रेफरेंस, जैसे अभी हमने किया। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो हमने यूज किया हिस्ट्री डैश इंडिया, आर टू बी लिंक्ड विथ रिस्पेक्टिव अल्टरनेटिव टर्म, ठीक है, यानी जिसे हमने प्रीफर नहीं किया है, नॉन प्रीफर टर्म, हमने इंडिया डैश हिस्ट्री को प्रीफर नहीं किया है, हमने हिस्ट्री डैश इंडिया को प्रीफर किया है, लेकिन हमको क्या करना होगा, दोनों को हमें कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट कैसे होगा, बाय द वे ऑफ इलोबरेट सिस्टम ऑफ रेफरेंसेस। तो हमने कौन सी सिस्टम, हमने कौन सी एंट्री बनाई, सी एंट्री बनाई। ठीक है, तो उससे हमने क्या कर दिया, दोनों सब, दोनों जो टर्म्स है उनको हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, दिस विल रिजल्ट इन कंप्लीट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड टर्म। ठीक है, तो यानी उससे क्या होगा कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वोकेबलरी कंट्रोल जो होता है उसकी जरूरत क्यों है? द टर्म वोकेबलरी कंट्रोल refers to limited set of terms that must be used to index document। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को इंडेक्स करने के लिए हमें एक लिमिटेड सेट ऑफ टर्म का यूज करना होगा, एंड टू सर्च फॉर दोज टर्म्स इन पर्टिकुलर सिस्टम, और उन ही शब्दों को हमें उसमें सर्च करवाना होगा यूजर से। ठीक है, it may be defined as a list of terms showing their relationship and indicating way in which they may be usefully be combined to provide specific subject of a document। ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या है, एक वोकेबलरी जो होती है वो एक लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है, जहाँ पे एक शब्द वाले टर्म्स या एक से ज्यादा शब्द वर्ड वाले टर्म्स भी ऑर्गेनाइज वे में वहां पे दिए हुए होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक टर्म के दो टर्म की रिलेशनशिप डिफाइन की हुई होगी। ठीक है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर इज इंट्रोड्यूस्ड इन कंट्रोल्ड वोकेबलरी सो दैट terms whose meaning are related are brought together
और लिंक्ड इन द सेम वे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टर्म जिनकी मीनिंग सेम होती है, ठीक है, या रिलेटेड होती है, वो एक साथ लाए गए होते हैं। ठीक है, द ऑपोजिट uncontrolled vocabulary is an unlimited set of term drawn from natural language। ठीक है, और अगर उसके ऑपोजिट की बात कर रहे हैं या अनकंट्रोल्ड वोकेबलरी की बात करें तो वो क्या होती है, वो नेचुरल लैंग्वेज से डिराइव की हुई लिस्ट ऑफ टर्म होती है, जो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। However, certain problems in searching do arise when no control is imposed on the vocabulary। ठीक है, अगर हम vocabulary का यूज नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। दिस इज बिकॉज द फैक्ट that a natural language contains a large amount of synonyms, quasi-synonyms, homonyms, acronyms, ambiguous terms, etc। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिनोनिम्स भी होंगे, होमोनियम्स भी होंगे, एक्रोनियम्स भी होंगे, क्वासी सिनोनिम्स भी होंगे, कुछ एम्बी यानी कुछ ऐसे टर्म्स भी होंगे जिनकी मीनिंग ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के अगर टर्म्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इंडेक्सिंग लैंग्वेज में इंडेक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हैंस इफ वोकेबलरी कंट्रोल इज नॉट एक्सरसाइज, डिफरेंट इंडेक्सर और वन at the same indexer at different time is likely to use different set of term for representing the thought content of the similar document। ठीक है, तो अगर ये वोकेबलरी कंट्रोल का यूज नहीं किया गया तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग इंडेक्सर अलग अलग टर्म्स का यूज करे एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, या एक ही इंडेक्सर अलग अलग टाइम पे एक ही तरह की आई हुई बुक पे अलग अलग टर्म्स का यूज करे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और उससे क्या होगा, दिस इन टर्म वुड रिजल्ट इन मिसमैच एंड दस अफेक्ट द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, तो अगर समझिए कि आपने किसी बुक में इंडियन हिस्ट्री लिखा है, किसी में हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, तो फिर अगर जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, किसी यूजर ने सर्च किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपने वो बुक वो उसे रिट्राइव करके नहीं देगा जहाँ पे आपने इंडियन हिस्ट्री लिखा है। यस प्रभात, कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी प्रभात? नो? ओके, हाँ, यस यस प्रभात बोलिए। हैंड रेस किया था आपने? ओके 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 ओके, ठीक है, तो मिसमैच क्रिएट होगा। ठीक है, तो जहाँ पे वो टर्म्स नहीं यूज किए आपने, वो बुक्स उसको यूजर को दिखाई नहीं देगी, और हो सकता है कि जो बुक दिखाई नहीं दी वही बुक यूजर को चाहिए, है ना। तो कंट्रोल वोकेबलरी होगी तो एक टर्म ढूंढ, अगर यूजर ढूंढ रहा है तो उस टर्म से सारी बुक उसे मिल जाएगी। तो वोकेबलरी कंट्रोल अगर नहीं है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट in the need of vocabulary control arises to overcome the following problem। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वोकेबलरी कंट्रोल का यूज किया जाता है, या वोकेबलरी कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, दोनों सेम ही है। अकरेंस ऑफ इम्प्रेसिवली डिफाइंड वर्ड। ठीक है, तो ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजीज क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। हम एक टर्म के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, उसको हम यूज कर लें, एक टर्म के बहुत बहुत सारे होमोनियम्स हो सकते हैं, उसको हम यूज कर लें। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होगी वो कहाँ होगी, अगर हम कंट्रोल वोकेबलरी यूज नहीं करेंगे तब। ठीक है, तो कंट्रोल वोकेबलरी के क्या, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स, टर्म्स, ठीक है, शब्द। होमोग्राफ्स का मतलब होता है होमोनियम्स। ठीक है, जहां पे शब्द एक होता है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, समझिए कि लिफ्ट जो होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एलिवेटर, तो एलिवेटर और लिफ्ट वो क्या हुआ, वो सिनोनियम्स हुआ। सिनोनियम्स मतलब समानार्थी। ठीक है, और होमोनियम्स का हिंदी क्या होगा, पर्यायवाची शायद।
हाँ, है ना। पर्यायवाची, एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग होता है। ठीक है, तो होमोनियम्स क्या होगा, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का मतलब क्या होता है, एक खेल भी होता है, और क्रिकेट का मतलब एक क्या होता है, इंसेक्ट भी होता है। एक इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है क्रिकेट। ठीक है, तो वो होमोनियम्स हुआ। क्या करना है? यानी ऐसे टर्म्स जिनको प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं किया गया है, उस तरह के टर्म्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, जब अगर कंट्रोल्ड वोकेबलरी है तो एक कॉन्सेप्ट के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में क्या है कि इनडिफाइंड वर्ड होते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग चेंज होता रहता है ना। तो उस तरह के टर्म को हम यूज करते हैं जिनको जिनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, जिनको मतलब क्लियर नहीं होता है। ठीक है, उस तरह के टर्म को भी यूज किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है। ठीक है, तो जो वोकेबलरी कंट्रोल है उसका उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस, फर्स्ट पर्पस है उसका ट्रांसलेशन। इट प्रोवाइड्स means for converting the natural language to authors, indexer, and users into vocabulary that can be used for indexing and retrieval। ठीक है, तो इंडेक्स जो वोकेबलरी कंट्रोल क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज को इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज या इंडेक्सिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसको ऑथर, इंडेक्सर और यूजर इंडेक्सिंग और रिट्रीवल के लिए यूज कर पाए। ठीक है, वोकेबलरी क्या करता है, एक कंसिस्टेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स, फॉर्मेट एंड असाइनमेंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, उन टर्म्स को असाइन करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज होता है, वोकेबलरी कंट्रोल का यूज होता है। इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, इंडिकेट सिमेंटिक रिलेशनशिप अमोंग टर्म। ठीक है, दो टर्म्स के बीच में एक जो सिमेंटिक रिलेशनशिप है उन दोनों टर्म्स के बीच में, उसको भी ये डिफाइन करता है। Then label and browse. It provides consistent and clear hierarchy in a navigation system to help user locate desired document। ठीक है, desired content object या document। ठीक है, तो वहाँ पे जो hierarchy होती है वो भी बहुत clear होती है। Then retrieval serves as a searching aid in locating content object। content object का मतलब है वो document कोई भी। ठीक है, तो वो retrieval में भी help करता है user को। From the operational point of view, there are basically two-folded objective for having a control vocabulary। अगर broadly हम बात करें तो vocabulary control के क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट, टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, एक ही टर्म का या एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उससे क्या आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी हमारी, हमारे इंडेक्स में या हमारे कैटलॉग में। ठीक है, तो उसके अंदर हम होमोनियम से बचेंगे, सिनोनियम से बचेंगे, और इस तरह के एम्बिगुअस टर्म्स होते हैं उससे हम क्या करेंगे, उससे बच जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, सेकेंड इज टू फैसिलिटेट the conduct of comprehensive search by bringing together in some way the terms that are most closely relatedly semantic। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो उनको क्या किया जाता है, वो पास पास में लाए जाते हैं। ठीक है, उनको एक साथ लाया जाता है जो रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे कि मैंने इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आपको एग्जाम्पल दिया। थर्ड पॉइंट कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं थर्ड पॉइंट, ऊपर वाले में। इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, दो टर्म्स हैं, उसकी इंडिके उसके जो रिलेशनशिप जो होती है ना, दो टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप, वो उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड होती है। क्रॉस रेफरेंस का काम दो टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना नहीं होता है, अमन।
वो क्रॉस रेफरेंस का काम होता है अनकंट्रोल्ड या अनप्रिफर्ड जो टर्म्स है उससे प्रिफर्ड टर्म की तरफ यूजर को ले जाना। जो नॉन प्रिफर्ड टर्म्स है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस उन टर्म्स से कोई यूजर अगर कोई बुक सर्च कर रहा है तो उसको ये बताना कि हम ये टर्म्स यूज नहीं करते, हम ये वाले टर्म्स यूज करते हैं, तो हम उसको प्रीफर्ड टर्म की तरफ इंगित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हम कौन से टर्म्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने आपने अपनी लाइब्रेरी के अंदर लिफ्ट से रिलेटेड सारी बुक्स को इंडेक्स करने के लिए एलिवेटर टर्म यूज किया है। ठीक है, आपने लिफ्ट टर्म यूज ही नहीं किया है, लेकिन कोई आपको ये भी पता है कि कोई यूजर ऐसा हो सकता है जो लिफ्ट टर्म को यूज करके बुक ढूंढने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या किया, एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाई लिफ्ट के नाम से और वहां पे नीचे लिख दिया सी एलिवेटर। तो उससे यूजर को क्या पता चला कि लिफ्ट नाम की जो बुक्स हैं, लिफ्ट से रिलेटेड जो बुक्स है वो मुझे एलिवेटर अगर मैं सर्च करूंगा तो वहां से मिलेगी। करेक्ट। तो आपने नॉन प्रिफर्ड टर्म जो है लिव, उससे अपने यूजर को प्रिफर्ड टर्म यानी एलिवेटर के तरफ क्या किया, माइग्रेट कर दिया। ठीक है, माइग्रेट। हाँ, एलिवेटर जो लिफ्ट होता है ना उसको एलिवेटर भी कहा जाता है। हाँ हाँ, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्लू, हाँ क्लू भी कह सकते हो, क्लू नहीं कहा है, क्लू मतलब परफेक्ट नहीं होता यहाँ पे, परफेक्ट यानी परफेक्ट है वो कि आप लिफ्ट यूज नहीं कर रहे, आप एलिवेटर यूज कर रहे हो, आप एलिवेटर से ढूंढो। ठीक है, तो वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री हो गया। ठीक है, आगे समझ में अमन? किसका? कौन सी बुक? रिलेशनशिप जैसे था ना, यानी उसमें डिफाइन, उसमें जो भी लिस्ट ऑफ ये होती है ना, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट होती है, वोकेबलरी कंट्रोल्स होते हैं, वहां पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ होता है कि आप टर्म्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उनके सिस्टम्स को वो पहले ऑर्गेनाइज कर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वो एक सिस्टम होता है, उसको वो ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है रिलेशनशिप को। हम जैसे आगे देखेंगे ना, अ, जैसे मैंने अभी केसर से हमने पढ़ा था ना, कॉन्क्रीट और क्या था उसमें, एक्शन एंड प्रोसेस था शायद। ठीक है, कॉन्क्रीट, एक्शन एंड प्रोसेस अलग अलग, जैसे रंगनाथन की है तो उन्होंने रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, पीएमईएसटी में, है ना। केसर ने अब कॉन्क्रीट एंड प्रोसेस में, कॉन्क्रीट एंड प्रोसेस या कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइज किया रिलेशनशिप के जो टर्म्स होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट होता है और एक उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो जो जो भी इस तरह की सिस्टम बना रहे हैं इंडेक्सिंग सिस्टम, वो रिलेशनशिप को पहले से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये कैसे होगा, ये इंडेक्स जो वोकेबलरी कंट्रोल के थ्रू होता है। आया समझ में अमन? हाँ 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 हाँ, ये तीनों चीजें होती है, यस। ठीक है, नहीं वो तीनों उसकी रिलेशनशिप नहीं है अमन, कंट्रोल वोकेबलरी की रिलेशनशिप नहीं है, उसके तीन कंपोनेंट है। ये तीनों चीजें मिलके कंट्रोल वो बनाती है इंडेक्सिंग लैंग्वेज, और उसमें से हम एक को, एक की बात कर रहे हैं अभी, हम कंट्रोल वोकेबलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो टर्म की देखिए रिलेशनशिप, अभी हमने दो तरह की रिलेशनशिप की बात की थी ना, उसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम।
कौन कौन सी, एक प्रेगमेटिक रिलेशनशिप थी और एक और कौन सी थी, कौन कौन सी दो रिलेशनशिप की बात की थी हमने? प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक कौन सी रिलेशनशिप थी? जो हेरार्किकल होती है, जो हेरार्किकल होती है, डिफरेंट होती है, जो हेरार्किकल रिलेशनशिप होती है वो प्रेगमेटिक। और और दूसरी, दूसरी रिलेशनशिप सिंटैगमेटिक, सिगमेंटिक, सिंटैगमेटिक। सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप कौन सी हुई? जहां पे दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, वहां पे रिलेशनशिप कौन, जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे ना, तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड अप हुई वहां पे। ठीक है, तो दोनों तरह की रिलेशनशिप को कौन डिफाइन डिफाइन करता है? हम्म, अमन, गॉट इट और नॉट? रिलेशनशिप, जो टर्म्स होता है ना, जो टर्म्स होता है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और रिलेशनशिप के को दो तरह से डिफाइन किया गया, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है ना। एक पे दो तरह की रिलेशनशिप होती है, एक हेरार्किकल होती है जो किसी डॉक्यूमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, और एक होती है सिंटैगमेटिक जो डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है, जहाँ पे सब्जेक्ट होता है और जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आप डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट होता है उससे डिसाइड करते हो, है ना। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये जो है ये अलग अलग मेथड्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन की हुई होती है, जो रिलेशनशिप होती है वो। ठीक है ना। देन मेथड्स। ठीक है, अब सिमेंटिक ये वोकेबलरी कंट्रोल की हमने बात तो कर ली कि ये होता है वो होता है, ठीक है, जो भी होता है, लेकिन अब वोकेबलरी कंट्रोल को कैसे अचीव किया जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे हमें, वो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसकी मेथोडोलॉजीज क्या होगी। या अभी टाइम हो गया है, ठीक है, 9:45। मेथड्स कल पढ़े, है ना, मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स लास्ट है तो मेथड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये सिमेंटिक जो वोकेबलरी कंट्रोल है उसके बारे में हम पढ़ा, हमने पढ़ाई की, पढ़ लिया, ठीक है, उसको समझ लिया, लेकिन उसको हम अचीव कैसे करेंगे। द मेथड ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल रिफर टू द वेरियस मीन्स बाय विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल आर अचीव्ड। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू, ठीक है, तो उसके मेथड क्या होंगे, मेथड कैसे हम डिसाइड करेंगे, हम ऐसे मेथड डिसाइड करेंगे जिससे वोकेबलरी कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वोकेबलरी कंट्रोल का क्या है, फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग द टर्मिनोलॉजी। जो टर्म्स है, जो शब्द हैं उनको आपको कंट्रोल करना है कि आपको बस इतना ही लेना है, आपको जो सेट है उसको एग्जॉस्टिव बनाना है, इन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए कि वो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, वो एक लिमिटेड सेट ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो कंट्रोल ऑफ टर्मिनोलॉजीज अचीव्ड बाय अचीव्ड इन वेरियस वेज। First, the form of the term is controlled, whether these involve grammatical form, spelling, singular, plural, abbreviation और compound term form of terms। ठीक है, तो जैसे भी जिस भी तरह के आपके पास टर्म्स है, लेकिन वो सारे क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्या आप उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे या मल्टी प्लूरल में लिखोगे, ठीक है, उसका ग्रामेटिकल फॉर्म क्या होगा, उसमें आप ए लगाओगे या एन लगाओगे या द लगाओगे या नहीं लगाओगे, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। एब्रीविएशन अगर आ रहा है तो आप उसको एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखोगे या उसका फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, सेकेंड, द चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर सिनोनियम्स, नियर सिनोनियम्स एंड क्वासी सिनोनियम्स। ठीक है, तो जो सिनोनियम्स है या फिर सिनोनियम्स जैसे हैं या कुछ कुछ सिनोनियम्स है नहीं भी है। ठीक है, तो इस तरह के टर्म में से आपको क्या करना होगा, आपको एक चॉइस मेड करनी होगी कि आपको
उनमें से कौन सा टर्म आप यूज करोगे, ठीक है। थर्ड, होमोग्राफ आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड। अगर होमोग्राफ है, एक टर्म के दो मीनिंग है, तो फिर आपको ऐसे टर्म्स लेना है जिससे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सको, ठीक है। The control of synonyms is achieved simply by choosing one of the possible alternative as the preferred term, ठीक है। synonyms अगर है तो आप क्या करोगे, आप उसमें से कोई भी एक टर्म को प्रीफर्ड टर्म बना लोगे कि हाँ ये टर्म मैं यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड रिफरिंग टू दिस टर्म बाय यूजिंग सी एन यूज, यानी सी एन यूज दोनों सेम ही है, ठीक है। या तो आप सी लिख लीजिए या फिर यूज लिख लीजिए। तो सी एंट्री का आपको यूज करके क्या करना पड़ेगा, नॉन प्रीफर्ड टर्म टू प्रीफर्ड टर्म की तरह यूजर को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। फ्रॉम द वेरिएंट्स अंडर विच सर्टेन यूजर में लाइकली टू अप्रोच, ठीक है। आपको पता है कि यूजर ये वाला टर्म भी ढूंढ सकता है, लेकिन आपने वो टर्म यूज नहीं किया, तो आप क्या करोगे, यूज या फिर सी एंट्री बना दोगे, ठीक है। It should be obvious that the synonym selected as preferred term must be the one under which the majority of the user will be like to look first, ठीक है। तो आप प्रीफर्ड टर्म किसे चूज करोगे वो भी एक क्वेश्चन है। तो प्रीफर्ड टर्म ऐसा टर्म होना चाहिए जिसे मेजोरिटी ऑफ द यूजर फर्स्ट ट्राई में यूज करें, ठीक है। समटाइम क्वासी सिनोनियम्स आर क्रिएटेड इन द सेम वे एज सिनोनियम्स, ठीक है। बहुत बार क्या क्वासी सिनोनियम्स टर्म्स होते हैं जो सिनोनियम्स की तरह ही दिखते हैं, उनका बिल्कुल वो उसके सिनोनियम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो उसका सिनोनियम्स है, ठीक है। वन वन इज चूजन one is chosen and the reference is made from the another. The term quasi-synonyms is not very precise. Many authors considered quasi-synonyms as antonyms that represent opposite extreme on the continuum value. An example of the pair roughness and smoothness. Clearly, roughness may be regarded as merely as absence of स्मूथनेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे एग्जांपल दिया। बहुत बार ये कहा जा रहा है कि जो क्वासी सिनोनियम्स है वो सिनोनियम्स की तरह लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। बहुत सारे ऑथर जो क्वासी सिनोनियम्स को एंटोनियम्स की तरह यूज करते हैं, एंटोनियम्स की तरह शो करते हैं कि वो उसका एंटोनियम्स है, ठीक है, यानी उसके अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि एन एग्जांपल ऑफ द पेयर रफनेस एंड स्मूथनेस। तो ये एक पेयर है, तो यहाँ पे रफनेस क्या हुआ, रफनेस एब्सेंस ऑफ स्मूथनेस हो गया। जहाँ पे स्मूथनेस नहीं है वहाँ पे क्या होगा, रफनेस होगा, ठीक है। या फिर जहाँ पे रफनेस नहीं है वहाँ पे क्या होगा, स्मूथनेस होगा। द कंट्रोल वोकेबलरी ऑल्सो डिस्टिंग्विश अमोंग homographs, that is homonyms, usually by means of parenthetical qualifier or scope note, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम एक क्वालिफायर का यूज कर सकते हैं। अगर एक ही टर्म है उसका दो मीनिंग है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, वहाँ पे एक क्वालिफायर यूज कर लोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, द क्रेन, ठीक है। दस क्रेन, क्रेन का मतलब दो दो मीनिंग क्या होते हैं, क्रेन एक बर्ड भी और क्रेन एक क्या है, मशीन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है क्रेन लिखा है, फिर क्वालिफायर क्या कर दिया, बर्ड, यानी क्रेन क्या है, यहाँ पे बर्ड है, ठीक है। thus the crane bird tells us that this term is to be associated used exclusively for a type of bird, not as lifting equipment or any other possible context, ठीक है। तो इस तरह से हम किसको सॉल्व कर सकते हैं, होमोनियम्स को सॉल्व कर सकते हैं। By controlling synonyms and near synonyms, quasi-synonyms, and by distinguishing among homographs, the vocabulary control devices avoid the dispersion of like subject matter, ठीक है। dispersion मतलब बिखर जाना। तो वो जो vocabulary control क्या करता है, वो ये कहता है कि जो एक जैसा सब्जेक्ट है वो बिखरना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड द collocation of unlike subject matter, ठीक है। तो एक जैसा सब्जेक्ट मैटर को वो अलग नहीं करता और अलग अलग सब्जेक्ट मैटर को एक साथ नहीं लाना चाहता है, ठीक है। इन दिस वे इट हेल्प टू अचीव द
ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। तो वो उस तरह से सब्जेक्ट को अरेंज करता है जहाँ पे एक देश से जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ हो और अलग अलग सब्जेक्ट्स फिर अलग अलग हो। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वोकेबलरी कंट्रोल डिवाइस is to link together terms that are semantically related in order to facilitate the conduct of comprehensive searches. A control vocabulary will bring together terms that are hierarchical related। ठीक है, hierarchical related terms को वो फिर क्या करेगा, एक साथ लेके आएगा। And thus it will reveal semantic relationship among hierarchical hierarchies, the terms having non-hierarchical associative relationship. The objective is achieved by means of see also references among terms that are most closely related semantically। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों टर्म का यूज किया जाता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उन दोनों टर्म्स में यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। तो फिर क्या करना होगा, उसको सॉल्व करने के लिए सी ऑल्सो एंट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक ब्रॉडर टर्म है फ्लावर, ठीक है, और नैरो टर्म है रोज। ठीक है, तो अगर कोई रोज पे ढूंढ रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि उसको फ्लावर में भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो वो सी ऑल्सो क्या बनाएगा, जब कोई रोज पे सर्च करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक सी ऑल्सो एंट्री होगी और सी ऑल्सो एंट्री क्या कहेगी, सी ऑल्सो फ्लावर्स। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि आप रोज तो ढूंढ रहे हो लेकिन आप फ्लावर में भी सर्च कीजिए, वहां भी हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके, तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी कंट्रोल वोकेबलरी कंट्रोल में किया जाता है सी ऑल्सो एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ बोलिए।